करें ते थर थर कंबण उचिया शाना वाले फजल करें ता बख्शे जावण मेरे जय मुकाले अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू दम हक दम 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 हक दम 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 हक दम 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 हक दम 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 हक दम 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 हक दम 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 माली दा कम पानी लोड़ा माली दा कम पानी लौना पर मशका पावे मालिक दा कम फल फुल लौना लावे या ना लावे दम दम हक दम 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 हक दम 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 हक दम 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 हक दम 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 हक दम 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 हक दम 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 नीचा दी अशनाई कोलो नीचा दी अशनाई कोलो फैज़ किसे नहीं पाया कि करते अंगूर चढ़ा के हर गुच्छा जख्माया दम दम हक दम 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 हक दम 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 हक दम 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 हक दम 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 हक दम 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 हक दम दम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और मुझे यकीन है आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। बॉबी ने हमारे प्रोग्राम का एक बहुत अच्छा आगाज़ किया, इतना खूबसूरत कलाम हमने सुना। बॉबी थैंक यू और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए? बेहतरीन। दिन ब दिन आप कैसे जवान होते जा रहे हैं मज़ीद? सर इलेक्शन करीब आ रहा है हैं, इलेक्शन से तो लोगों की नींदें उड़ रही हैं, आप कैसे जवान होते जा रहे हो? हमने वोट देना है ना। अच्छा, बेच तो नहीं दिया कोई? नहीं बेचा नहीं है, हाँ। यही तो वोट है, वोट ही तो बेचना नहीं है, बाकी तो क्या यार बॉबी जैसे एक इतने कम उम्र बच्चे को अगर ये बात समझ आ सकती है तो मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने दिन बना दिया आज हमारा। जनाब आजकल वाकई ना जहाँ भी जाएं तो यही बात हो रही होती है वोट के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से। कुछ लोग, मैं कुछ दिन पहले मैं लाहौर गया ईद पे, तो वहाँ पे मैंने देखा कि मेरे बचपन के दोस्त हैं वो बड़े ज़्यादा एक्टिव हैं। उन्हें पता है कि वे ये फ़लाना हलका है, यहाँ पे ये फ़लाने लोग, ये भी हलका इसमें आ गया, इतने वोट यहाँ से हैं, इतने यहाँ से हैं। वो हर सियासी बहस में और सियासी मामलात में बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और ऐसे ऐसे तबसरे होते हैं कि क्या बात है भाई, क्या ही बात है, सही बात है। तो वो ये मामलात चल रहे होते हैं। खैर हमारे यहाँ जो तर्ज़ हुकूमत है वो जमहूरी तर्ज़ हुकूमत है, ये अवाम की हुकूमत इसे कहा जाता है।
आवाम के नुमाइंदे होते हैं जो आवाम के लिए काम कर रहे होते हैं। हम अपने नुमाइंदों को ख़ुद मुंतखब करते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक हैं उसमें ज़्यादातर, बल्कि तकरीबन पूरी दुनिया में यही एक तर्ज़ हुकूमत राइज है और जिसको सब मुस्तनद तर्ज़ हुकूमत करार देते हैं कि इससे बेहतरीन तर्ज़ हुकूमत कोई नहीं है। वो बादशाहत और वो आमरीत उस सब एक जगह और ये तर्ज़ हुकूमत एक जगह, जिसमें अवाम खुश भी हैं। अवाम अपने आप को ताकतवर महसूस करते हैं क्योंकि उन्हीं के नुमाइंदे जाके काम कर रहे होते हैं उन्हीं के लिए। ताकतवर वो क्यों समझ रहे होते हैं? ताकतवर इसलिए समझ रहे होते हैं कि उनके पास एक राइट होता है, वोट का राइट। हमारे पास भी वो राइट है, मगर क्या हम उतने ताकतवर हैं? नहीं, हम ताकतवर नहीं हैं। मतलब हम अगर ताकतवर हैं तो हमें पता नहीं है, क्योंकि मुझे और आपको ये बात का पता है कि हम किसी सियासतदान को वोट देने के लिए हमारा पूरा ख़ानदान उसे वोट अगर दे रहा है उसे, और आइंदा कई दहाइयों तक हमारा ख़ानदान उसी शख्स को वोट देता रहेगा। किस वजह से? क्योंकि उसने कभी एक दफ़ा मेरे अब्बा जान को या दादा जान को उसने सरकारी नौकरी दिलवाई थी और उसने एहसान कर दिया था हम पे, और हमारा वोट उसी का हो गया। भाई साईं, हमारा वोट उसी का हो गया। ये वाला मामला जो है एक तरफ ये है, और उसके अलावा अगर हम किसी करप्ट लीडर के ऊपर आवाज़ उठाते हैं कि ये करप्शन, ये पैसा, इन्होंने पिछले 5 साल ऐसा किया है, या जब इनकी हुकूमत आई थी इन्होंने ऐसा किया है, उन्होंने बेईमानी की है, तो उससे बड़ी बेईमानी हमने भी की थी जब हमने अपना वोट बेच दिया था। एक चावल की प्लेट पे, एक थोड़ी सी उनकी खुशामदी काम पे जो उन्होंने इलेक्शन से पहले एक सोलंग बना दिया था आपके मोहल्ले में, और आपने कहा देखा वाह यही आदमी, देखा आ गया। या आपके किसी मोहल्ले में ही किसी शादी पे भाई साहब ने अगर आके अपनी ऐसी अपीयरेंस दे दी थी तो आपने कहा देखा कितना कमाल आदमी। आप एक उस एक्ट से आप बिक गए और आपने अपने आप को, अपने वोट को बेच दिया। वोट की अहमियत क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है, और आज हम अपने प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, सबसे पहले मेहमान ये सीनियर सियासतदान है, अवामी तहरीक सिंध से इनका ताल्लुक़ है, मुमताज़ रज़ा साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। कैसे हैं मुमताज़ साहब? अल्लाह का एहसान करम, माशाअल्लाह। हमारे दूसरे मेहमान तजियाकार हैं और ये कुछ कड़वी और सख्त बातों के साथ जो है वो हमें अक्सर नज़र आती हैं अपने अल्फाज दिए हुए। तो आज हमारे साथ मौजूद है सना गौरी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं। वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का एहसान। अच्छा सना, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप सबसे पहले आपसे बात शुरू करता हूँ। आप ये बताइए कि वोट का असल हकदार कौन है और फैसला कैसे किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप अभी जो वोटिंग हो रही है इससे कम से कम मैं एक तज्जियाकार की हैसियत से भी मुतमईन नहीं हूँ जो अभी हो रहे हैं इलेक्शंस। इसमें आप ये देखें कि चेहरे पुराने हैं और नए टैग के साथ आगे आ रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आप कहें वोट का सही हकदार कौन है, वोट का सही हकदार वो है जो वाकई तब्दीली ला सकता है। हम ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, पाकिस्तान के गली महलों के हालात कैसे हैं, पाकिस्तान के एजुकेशन का मयार गिरता जा रहा है दिन ब दिन। तो तब्दीली लानी है, लेकिन मैं तब्दीली की ख्वाहिश उस वक्त करती हूँ कि जब चेहरे तो मेरे पास पुराने आए हैं और सिर्फ नए टैग के साथ वो आगे आ रहे हैं, नए पार्टीज़ के साथ आगे आ रहे हैं। तो तब्दीली कैसे आ सकती है? तो वही लोग हैं जिनको मैंने 5 साल पहले भुगता। तो नए चेहरों को हमने भी तो, अवाम ने भी तो रिजेक्ट कर दिया ना। कब उनको जितवाया उस तरह नए चेहरों को, वो कामयाब नहीं हो सके। देखिए, मेरा अपना ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा कि एक ज़माने में मैं प्रेजेंटिंग ऑफिसर रही, तो उस वक्त मैंने जब देखा वहाँ पे हालात देखे, तो जो धांधली का सिलसिला है, हम टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते और जानबूझ के नहीं करते। हम जानबूझ के नहीं कर रहे टेक्नोलॉजी। ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते हैं। हम ऑरेंज बसेस बना सकते हैं, हम इतना सब कुछ, ग्रीन ट्रेन्स बना सकते हैं, अंडरपासेस की लाइन लगा सकते हैं। तो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे और जानबूझ के नहीं कर रहे। और आवाम में से कोई सवाल नहीं कर रहा, आगाही नहीं है कि आप क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं। अभी करेंगे ना सवाल, इलेक्शन के फ़ौरन बात करेंगे। जब कहा जाएगा कि धांधली हो गई, धांधली का जब नारा लगाया जाएगा। सर, आपका क्या ख्याल है कि वोट का सही हकदार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो आपने इंट्रो में बात कही
बिल्कुल बजा और हकीकत भी यही है कि पहली बात तो ये है कि हमारे आवाम को शऊर नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस का वही चेहरा, वही सिस्टम, पुराना एक बोसीदा सिस्टम चल रहा है और ये लोग खुद नहीं चाहते कि उसकी इस्लाहत करके उसको आगे बढ़ाया जाए। हालांकि 5 साल इनको मिल गए थे। जब डॉक्टर तारुल कादरी मोहतरम ने जब लाहौर के अंदर मतलब जलसा किया था तो उसमें अवेयरनेस दी लोगों को कि भाई 62 और 63 के मुताबिक जो आदमी आपका नुमाइंदा हो, क्योंकि आप भी अच्छे हैं तो नुमाइंदा भी अच्छा होना चाहिए, चोर नहीं होना चाहिए, डकैत नहीं होना चाहिए, 2 नंबर नहीं होना चाहिए, मनी लॉन्डर नहीं होना चाहिए, कातिल नहीं होना चाहिए और करप्ट नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम जो अगर खुसूसियात उसमें है तो वो आपका नुमाइंदा है, अदरवाइज़ वो आपका नुमाइंदा नहीं है, वो चोर है, डकैती करने आएगा और 5 साल के बाद लूट मार के चला जाएगा। तो हमने यही अवेयरनेस के लिए इस्लामाबाद में धरना दिया, एक बहुत बड़ा धरना था, उस वक्त -3 था टेम्परेचर। दिया आप लोगों ने? सुने मेरी बात सुने, जब हमने कहा कि भाई इस्लाहत, अभी इलेक्शन होने वाले, इस्लाहत ले आएँ, इस्लाहत ले आएँ ताकि एक मैकेनिज़्म बन जाए कि इलेक्शन के अंदर ना कोई धांधली हो, ना कोई चोर चकार आए, तमाम अच्छे लोग आए, नई क़यादत है, नए लोग आए, पाकिस्तान सबका, इन चोरों डकैतों का नहीं है। लेकिन वही इलेक्ट्रॉनिक, भाई इलेक्टेबल है, ये आदमी जो है जीता आ रहा है, इसका बाप भी जीता आ रहा है, इसका दादा भी जीता आ रहा है, ये सिस्टम जो है ये ख़त्म हो जाना चाहिए और यही हमारे लिए तबाही का बायस है। मैं आपको सही बता रहा हूँ बात कि पाकिस्तान में इस वक्त, अब आप देख लें इलेक्शन चल रहे हैं, आरोज़ उन लोगों को क्लियर कर रहे हैं जो बाद में नेप पकड़ रहा है। जैसे भी कमल इस्लाम वाला वाक़या हुआ, उसको क्लियर कर दिया कि जाओ भाई तुम जाके वहाँ पे खड़े हो जाओ अपने इलेक्शन के अंदर। तो वो चौधरी निसार के सामने खड़े हो गए, 3-4 दिन के बाद उसको हथकड़ी लगा दी। क्या उसको आरओ को पता नहीं था कि ये आदमी कौन है? क्या उसने वहाँ से रिपोर्ट नहीं ली थी? यही बात नवाज शरीफ ने अपने अब दौरानी में कहा है कि भाई वो जब उसको पता था कि ये करप्ट है तो फिर क्लियर क्यों किया उसको आपने? तो ये सिस्टम पूरा सवालिया बन गया अभी इस वक्त। तो ऐसी सूरत हाल में वोट नहीं देना चाहिए हमें सना? वोट तो आपको देना चाहिए। अगर आप वोट नहीं देंगे तो मेरे ख्याल है खुदा की अदालत में आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आपने वोट क्यों नहीं कास्ट किया। लेकिन जहां अक्सर होता ही है कि आप जब वोट डालने जाते हो तो आपको पता चलता है आपका तो पहले से वोट कास्ट हो गया है, आप कहाँ एहतजाज करेंगे? सिस्टम ऐसा है ना, सिस्टम ऐसा। आप पहले जाते हैं, पता चलता है कि आपके तो 6 वोट को कास्ट हो चुके हैं आपके नाम पे, तो बीबी कहाँ से आ रही हैं आप? ये वाले हालात। एक फैमिली को मैं जानता हूँ, वो भी आप सुनिएगा, वो यहाँ से कराची से वो लोग 39 फैमिली मेम्बर्स वो सिंध में अपने गांव गए हैं जहाँ से उनका ताल्लुक था। जी हाँ, 39 लोग वहाँ गए, सब ने एक जमात को वोट कास्ट किया और जब नताइज आए तो उस जमात को उस पूरे गांव से सिर्फ 1 वोट पड़ा हुआ था। अब देखिए ये हालात हैं। हाँ, तो ये तो वो उन लोगों की घर की अपनी कहानी है। अच्छा, अब वो किस पे केस करें, किसके खिलाफ बात करें, किसको कहें जाके कि हमने जो एफर्ट्स की थी। पाकिस्तान से बाहर से जो इतनी बड़ी तादाद में लोग आए, मेरा यूरोप जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ पे मैंने देखा जितने पाकिस्तानी हैं वो इतने ज़्यादा कंसर्न है पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान वो उन्होंने अपनी छुट्टियों को प्लान उस तरह कर लिया कि हम वो इलेक्शंस के दिनों में जाएंगे और जाके वोट कास्ट करेंगे हम अपना। कितना सोचते हैं मुल्क के बारे में वो, और हम लोग क्यों नहीं सोचते? अगर उनको पता हो ना कि मुल्क से बाहर है तो पहले ही उनके घर का चक्कर लगा के पहले ही जो है मालूमात ले ली जाती है और उनका वोट कास्ट कर दिया जाता है। तो उनको इतने पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान का टिकट कटवाएं। बिल्कुल तो ये ऑन स्क्रीन में आपको बात बता रही हूँ। सो कॉल्ड इस्लामी पार्टीज भी इनमें इन्वॉल्व हैं धांधली में। हम ये नहीं कह सकते कि कोई जो है बहुत वो पार्टीज जिनके ऊपर आपका करप्शन का ठप्पा लगा हुआ है वही ये सब कुछ कर रही है। बहुत सी इस्लामिस्ट पार्टीज़ में भी मैंने देखा है कि वो धांधली करती हैं और बाकायदा जिस दिन वोटिंग हो रही होती है उस वक्त अगर कोई बाइकआउट कर जाए तो वो तो भाई बहुत और ज़्यादा हरी झंडी दिखाने वाली बात है। मैं कहती हूँ आप बाइकआउट नहीं करें ना, आप बाइकआउट करते हैं आप दूसरों को रास्ता फराहम कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, कॉलर हमारे साथ हैं मगर वो भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज़। ये कहना चाह रहा था कि मयार ऐसा हो गया है, आप इमेजिन करें कि एक उम्मीदवार, पहले तो ये होता था ना कि अवाम कहती थी तुमने हमारे लिए क्या किया है, अब उम्मीदवार पता है क्या कह रहे हैं, चंद 100 वोट देकर मुझसे रिजल्ट मांगते हो। अब अंदाजा, बात तो बेचारे की सच्ची है। अच्छा नहीं हाँ। भाई उन्होंने वोट दिए, उन्होंने वोट दिए, उन्होंने सब कुछ किया और
जो हुकूमत बरसरे इक़्तिदार रही, अच्छा, उसके बाद उनके उम्मीदवार कह रहे हैं कि चंद 100 वोट देकर मुझे तुम लोग मुझसे वो मांगते हो। हालांकि उम्मीदवार उल्टा सियासतदान अवाम को डांटे, ऐसी बात हो रही है। ये क्या, ये कोई, मैं सियासतदान क्या मैं कहूँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, फहीम भाई कैसे? याहिया बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं याहिया भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने सुबह ऐसा मौजूद छेड़ दिया है कि जो बड़ा आजकल हॉट है। मैं अब पहले तो दोनों मेहमानों को सलाम करना चाहूँगा और बॉबी भाई को भी बहुत मेरा सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। फहीम भाई, बात पता है कि एक शेर पे पढ़ा करता हूँ, क्योंकि मैं भी बड़ा करंट अफेयर्स में बचपन से ही मेरा इंटरेस्ट था कि हर इनकलाब ज़ीस्त ने मुझे दिया फरेब, हर मोड़ पे लुटाऊं बड़ी सादगी के साथ। तो हम बड़ी सादगी के साथ लुटते हैं। मैं आप जैसे सना ने कहा ना कि बात ये कि 1977 में तहरीक चली थी, बड़ी इस्लामी पार्टियाँ उनकी भुट्टो के खिलाफ, उसका नाम था ये निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करने, 9 सितारे थे वो, ठीक है। उन्होंने बड़ी कहा कि हम इस्लामी निज़ाम नाफिज करेंगे, वो सब कुछ हो गया, सब ड्रामेबाजी की, भुट्टो साहब को मुटरवा भी दिया, लेकिन उसके बाद आपको क्या मिला आपके सामने। और ये सारे देखें, मुझे किसी की फेवर या किसी की बुराई नहीं करनी, लेकिन आपके सामने क्लियर हिस्ट्री है। आप वोट डालते हैं, आप ये समझते हैं कि आपका मसीहा कोई आ गया, आपसे बड़े वादे वईद किए जाते हैं, उसके बाद जब उनको इक़्तिदार मिलता है वही लूटा मारी होती है। इसमें कोई फर्क नहीं है कोई किस तरह की पार्टी, कोई इस्लामी पार्टी है, कोई इस्लामी पार्टी तो सिर्फ नाम की इस्लामी पार्टी होती है। आखिर मुझे उन्होंने सिर्फ ये बता दें कि आईने पाकिस्तान का पहला जुमला है कि अल्लाह का निज़ाम नाफिज होगा। इन्होंने क्या कोशिश की? वो तो इसी निज़ाम का हिस्सा बनते रहे और उन्होंने कभी ऐसी कोशिश नहीं की। मेरा तो क्वेश्चन दोनों एनालिस्ट से ये, देखें आज मैं जिस स्टेज ऑफ कंफ्यूजन में हमेशा क्वेश्चन करता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है, आप कहते हैं वोट अमानत है, मैं वोट अमानत देने के लिए तैयार हूँ। मैं पिछले दिनों से जो जितने पाकिस्तान के इंतखाबात में उसमें जो मेरी होश की एज है, हमने जिन लोगों को वोट किए उन्हीं ने हमें धोखे दिए। कोई बड़े बड़े तहरीके लेके आए, कोई ये इंसाफ की बात करने लेके आए, लेकिन होता क्या है? होता ये कि हमारी वोट की क्या वैल्यू रह जाती है, उनके मजे लग जाते हैं और हमें कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल तो सही। अब मैं क्या फैसला करूं, मुझे बताओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यही हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना, ब्रेक से वापस आते हैं तो यही बात करेंगे अपने मेहमानों से कि क्या अवाम वाकई मुश्किलात में, क्या उनके लिए फ़ैसला करना वाकई मुश्किल है इस सूरत हाल में, क्या अवाम वाकई मौरूसी सियासत से और बाकी इस तरह के मामलात से थक चुकी है, या अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ बातें ही हो रही है। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं इस बारे में। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात कर रहे हैं जो हमें रोज़मर्रा हमें आजकल बातें सुनने को मिलती हैं। एक जिस टॉपिक पे बातें सुनने को मिलती हैं वो है वोट की अहमियत। मतलब इलेक्शंस के हवाले से आजकल सारे ही सरगर्म। और अभी मुझे पता चला कि एक साहब जिक्र कर रहे थे कि अभी कुछ दिन पहले हमारे घर के बाहर जो मेन रोड है वहाँ पे पौधे लग गए ना सारे, और बाकायदगी से उनका ख्याल रखा जा रहा है। तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि ये, मगर वो इलेक्शन से एन टाइम पहले तो वो ख्याल क्यों रखा जा रहा है? इलेक्शन के बाद उठाने नहीं। कुछ दिन पहले एक पिछले इलेक्शंस की बात है, मैंने एक साहब से बात कर रहा था, एक सियासतदान आए हुए थे दोस्त यहाँ पे, तो उन्हें मैंने कहा कि यार क्या कमाल काम हुआ है, वो उस फलानी जगह पे उन्होंने वो सारी सोलर लाइट्स लगा दी और ये मामलात जो है ना वो हल हो गए रात के वक्त वाले, वहाँ रोशनी वाले। उन्होंने कहा ये वो सारी उतरवा भी दी हैं। मैंने किसने? जिन्होंने लगवाई थी उन्होंने अपने ही बंदे लगा के वापस उतरवा दी सारी। ओके सॉरी, मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, वो पौधों की जिक्र आपने किया तो आपको पता है ये भी कल ही मेरे जहन में बात आई और मुझे कानों में मेरी पड़ी वो आवाज़ कि वो जो पौधे लगे हैं ना वो मुख्तलिफ जगहों पे, उसकी जो वो जब थोड़े से ग्रोथ कर जाते हैं तो उसकी एक की वैल्यू जो है पर वैल्यू 400 रुपये निकाल के उसको पब्लिक में वापस जो बेच दिया जाएगा। अच्छा। जी हाँ, ये भी होगा। सरकारी ज़मीन पे नर्सरी का काम हो रहा है। जी जी बिल्कुल। पहले वोट बिकता था, पौधे बिके। हाँ तो हमेशा से बिकता। अच्छा जनाब, तो सवाल ये है कि क्या अवाम वाकई परेशान है, वो थोड़े से कंफ्यूज हैं वोट डालने के लिए? फ़हीम भाई, बात ये है कि हमारे यहाँ वही सिस्टम चल रहा है और वही पुराने चेहरे चल रहे हैं। आप देख देख के तंग हो जाएंगे कि ये मर क्यों नहीं जाते। एक आ रहा है, फिर उसका बेटा आ रहा है, फिर उसका पोता आ रहा है। हमारे यहाँ सिस्टम इतना ख़राब है
कि वो कहते हैं कि अब ये हमारे एक दोस्त हैं, दूसरी पार्टी है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, उन्होंने कहा हमें इलेक्टेबल लोग चाहिए। भाई अगर इलेक्टेबल लोग आपको चाहिए तो फिर धरना देने की क्या ज़रूरत थी हमें? फिर ये नहीं लोगों को ले लेते और फिर इलेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं लोगों में जो फंड से बांट दें, क्योंकि ये आ रहे हैं फंड्स के लिए, फंड्स दे दें इनको। इतनी एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है? कि जमहूरियत को से मजाक करने की क्या ज़रूरत है? हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि उन चेहरों को देख देख कर हम देखे, मेरा ताल्लुक शोबिज़ से भी रहा है, तो पुराने चेहरे देख देख कर आदमी बोर हो जाता है, कहता है यार ये क्या है, व्हाट इज़ दिस? क्या ये नहीं का पाकिस्तान है? दूसरे लोगों का पाकिस्तान नहीं, यूथ का पाकिस्तान नहीं। मतलब नौजवानों को आना चाहिए। हाँ आना चाहिए ना, लेकिन आप सिस्टम में उनको रोके हुए हैं। एक MNA और MPA के लिए कम से कम 10 से 15 करोड़ रुपए चाहिए, वो कहाँ से लाएगा गरीब? नहीं, वो स्टूडेंट कहाँ से लाएगा? आगे देने के लिए या कैंपेन करने के लिए? कैंपेन प्लस आगे देने के लिए। आगे देने के लिए, अच्छा, दोनों के लिए। तो कहाँ से लाएगा बेचारा? इसका मतलब फिर वो रह जाए, फिर वो इंतजार करे एक दो सदियों तक। वो तो सही है, ये तो वो तो बेचारे की तो आपने बता दी, मगर जो ले आया इतने पैसे वो क्या करेगा फिर? जो ले आया करेगा, देखिए वो वही लोग ले आ रहे हैं जिनके पास 2 नंबर की कमाई है। अब जो खड़े हुए हैं आप देख लें, अंदाजा लगा लें, आपको अंदाजा लग जाएगा ये कौन कौन लोग खड़े हुए हैं। बस मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, आपकी क्या राय है इस बारे में? क्या अभी एक मौसूफ जो हैं वो हमारे जो मौरूसी सियासतदान के अमीन, तो उन्होंने कहा कि जी मैं वज़ीर आज़म बनूंगा और जो है मेरे फला जो है वो सदर बनेंगे। तो आगे नीचे लिखा हुआ था भाई घर घर में ही खेलना, बाहर आवाज़ ही आनी चाहिए। सही बात है। तो ये वाला सिलसिला है कि पता है जी हमने ही होना है। क्यों भाई, तुम्हें क्यों इतना यकीन है? तुम्हें क्यों इतना यकीन है? इसका मतलब तुम्हें पता है कि यहाँ की आवाम जो है वो पागल है और तुम पागल बनाने में मास्टर हो गए। अच्छा, मगर हमारी आवाम जो है वो आप देखें ना कि सदियों से एक निज़ाम के ऊपर पूरा ईमान रख के बैठी हुई, यकीन रखती है। वो है ये पीरी और मुरीदी वाला काम। आई एम सॉरी, मैं उस सिस्टम के, उस निज़ाम के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मगर मैं मिसाल वहाँ से देना चाह रहा हूँ। एक बुज़ुर्ग उन्होंने खिदमत की, वो आवाम के दिल जीते, बड़े नेक आदमी, और लोग उनके आके उन पे वो बैत की लोगों ने, या उन्होंने मुर्शिद मान लिया अपने। मुर्शिद टीचर को कहते हैं रूहानी तौर पे, अगर आपको कोई आपका टीचर। अब उनकी आगे औलाद हुई, वो चले गए इस दुनिया से, आपने इज़्ज़तन एहतरामन उनका दरबार बना दिया, वो चले गए, उनकी औलाद आई, हमने औलाद को भी उतनी ही इज़्ज़त और मर्तबा देना शुरू कर दिया। अब वो रूहानी तौर पे उतने मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, इस चीज़ का हमने फ़ैसला नहीं किया। उनके बेटे हैं साहबज़ादा है, फलाना 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 फलाना, और हमारे लिए वही सारा कुछ हो गया। इसी तरह हमारे पास कुछ और मिसालें मौजूद हैं। एक्टर्स, बड़े बड़े एक्टर्स मौजूद रहे, उनकी औलादें आईं, किसी ना काम की, मतलब बहुत सारी मिसालें ऐसे मौजूद थी, वो आके काम ही ना कर सकें। एक इतना दराज़ आदमी, और जो काम की, जो उनके बेटे की, उनकी औलादों के काम का जो कद था वो बिल्कुल बहुत ही मुख्तसर था, तो एक बात नहीं चल सकी। वहाँ हमने उन्हें भी रिजेक्ट कर दिया। मगर सियासत के मामले में जो पुराने हमारे सियासी बाबे होते हैं, उन्होंने आके मुल्क को लूटा या नहीं लूटा, बड़े ईमानदार भी रहे। उनकी औलाद आई, हमने बगैर सोचे समझे कहा लो जी नहीं ये ख़ानदान फलाना है और उन्होंने पुत्र है, इन्होंने तो वोट देना है। तो हम इस सिस्टम से कब बाहर निकल पाएंगे? ऑप्शन भी नहीं है ना हमारे पास। अभी देखिए ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हम किसी नौजवान की बात करते हैं तो वो नौजवान जो कि पाकिस्तान में इंपोर्ट किया जाता है, हम उसकी बात करते हैं। हम उस नौजवान की बात करते हैं जिसने सारी ज़िंदगी जो है बाहर जाकर तालीम हासिल की, उसको ये नहीं पता कि कराची में काम जो शहरी है वो किस तरह से तालीम हासिल करता है, उसको एजुकेशन का नहीं पता यहाँ के निज़ाम का। एक साहब अचानक से कराची आके कहते हैं कि मैं कराची के घर घर में जो है वो पानी का साफ़ पानी पहुँचा दूँगा, तो मैं तो कहती हूँ 1 मिनट की खामोशी होनी चाहिए उनके लिए, जो कि 5 साल पिछले हुकूमत में लोड शेडिंग जो लोग नहीं ख़त्म कर सके, उनको कराची का कुछ नहीं पता। हालांकि मरकज़ में हुकूमत रखने के बावजूद उनको कराची का कुछ नहीं पता, और आके कहते हैं हम कराची के इस मसले को हल कर देंगे। तो यानी कि हर शहर में, पाकिस्तान के हर शहर के लिहाज से आप बात करें, हम कहते हैं लाहौर में काम हुआ है, बाकी आप अंदरूने शहर आप मामला देख लें, या पंजाब में आप मुख्तलिफ जगहों पर आप मामला देख लें, बहुत से मामला ख़राब हुए हैं। हम ये कहते हैं हमने लड़कानों को पेरिस बना दिया, कौन सा पेरिस था भाई आपका? ये हमें भी तो पता चला, देखा होगा ना। हाँ बस यही है। देखा नहीं होगा। बस हम तुर्की के इंतखाबात पे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाते हैं, लेकिन पाकिस्तान का अभी तक हमने अल्लाह ताला से भी रुजू नहीं किया कि होगा क्या। ऐसे ही हमने वो सारे जज्बाती वीडियोस जो हैं वो आपको दिखाने की यहाँ मुझे ज़रूरत नहीं है दोबारा से।
जिसमें वो अपना माइक भी गिर रहे हैं, वादे भी हैं, नाम बदल दे मेरा, उसके अलावा बेशुमार सबकी अपनी अपनी हर पार्टी की अल्लाह के हुक्म से ऐसी ऐसी वीडियोस, ऐसे ऐसे रिकॉर्ड मौजूद हैं। उस दिन एक भाई साहब ने वो अपने अवाम के साथ इतने तैश में आ गए कि उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत आ गई तो एक दिन में सारा कर्जा उतार देंगे हम लोग और उतना ही पैसा अवाम पे लगा देंगे। कहाँ से? सवाल है ना, कहाँ से भाई? हमें वो ट्रेन नज़र आ रही है, लाइक डेवलपमेंट के काम नज़र आते हैं, सड़कें नज़र आ रही होती हैं, मगर उसी के साथ साथ ज़रा ओवरऑल पाकिस्तान के ऊपर कितना कर्ज बढ़ता जा रहा है वो हमें कभी नज़र नहीं आया है। हमें ऐसा लगता है कि आप एक घर में रहते हैं, पूरे फैमिली मेम्बर हैं, आपने प्लस्तर करवा लिए, रंग अच्छे करवा लिए, फर्श की जगह मार्बल लगवा लिया, बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, किस वजह से फ़ीस नहीं है आपके पास, किचन चूल्हा ठंडा हुआ है, क्यों जनाब? वो बिजली काट के ले गए और गैस भी कट गई है और घर में खाने को भी नहीं है। तो ये तरक्की है? तो फिर तो बेहतरीन है, ऐसी तरक्की मुबारक हो उन सबको जो अगली दफ़ा भी इसी तैयारी में बैठे हुए हैं। कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? सलाम, सहर बात कर रही हूँ कराची से। जनाब आपको खुश आमदीद कहते हैं, कैसी हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कहना चाहती हूँ, आपका टॉपिक अच्छे होते हैं, लेकिन आप ये देखें वोट की अहमियत बहुत है हमारे यहाँ, लेकिन ये जमहूरियत नहीं है कि आप यहाँ तो मरे हुए लोगों के भी वोट डल जाते हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा कि मरे हुए लोगों के भी वोट डल रहे हैं। अब वोट की ज़्यादा अहमियत है, हम यकीनन हमें चाहिए कि हम सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझें और अपने वोट को अहमियत दें और जाके हम अपना वोट डालें। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि आप किसको डालें, ये भी तो एक सही है। अच्छा आप ये बताइए, आप किसी एक सियासी पार्टी के हक में हैं या आप उस कैंडिडेट के हक में हैं जो आपके यहाँ आपके इलाके में वो उम्मीदवार है, भले ही वो किसी और पार्टी से है? नहीं, मैं तो अब क्या कहूँ, मैं तो वैसे भी पार्टी के हक में ही होती हूँ। हमें पता है कौन सा उम्मीदवार काम करता है, कौन सा नहीं करता है, हम पता है हमें, तो हम उन्हें ही डालते हैं वोट, डालते जरूर हूँ वोट। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जनाब क्या कहती हैं आप, किसी पार्टी के हक में होना चाहिए हमें या मतलब कोई उम्मीदवार ऐसा जो हमें लगता हो कि ये काम करवाएगा? क्योंकि करप्शन के तो अब सबके ऊपर ही इल्ज़ामात हैं या कुछ सामने भी चीज़ें आ चुकी हैं, हमें पता भी है, तो उन सारे करप्ट लोगों में किसको डिसाइड करें? देखिए सबसे पहली बात ये है कि उम्मीदवार वो अहमियत रखता है। जैसे मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में ये बात कही थी कि हमें वही लोग मिल रहे हैं लेकिन नए पैकेट में, वही लोग हमें मिल रहे हैं लेकिन नई पैकेट में, तो उम्मीदवार तो वही है जो कि 5 साल से आपके पास था, आपने टिकट तो उसी को दे दिया, तो पार्टी बदलने से फ़र्क क्या पड़ गया आपका? क्या फ़र्क पड़ा? ये तो वही हुआ कि वो जो किसी ने कहा कि जी वो कराची में से लोटे गायब हो गए या पंजाब में से लोटे गायब हो रहे हैं, ज़रा ढूंढो तलाश करो है कहाँ। ये सब जोक है लेकिन ये हकीकत पाकिस्तान पे आ रही है। और वही बात हम अभी तुर्की के जो इंतखाबात में इतने इंटरेस्टेड थे कि जज्बाती हुए जा रहे थे। मैंने कहा जब पाकिस्तान में वोट कास्ट किया जाएगा उस दिन मैं देखती हूँ कितनी तादाद में लोग घर से बाहर निकलते हैं और कब अपने हक के लिए लड़ते हैं। यार मेरा वोट अगर कास्ट हुआ है तो क्यों हुआ है? अगर बाहर फौज खड़ी हुई है, आर्मी खड़ी हुई है, बाहर रेंजर्स के नुमाइंदे खड़े हुए, जाके कहोगे भाई हमारा वोट क्यों कर कास्ट हुआ है? और उम्मीदवार से ही हक है, उम्मीदवार से ही उम्मीद है कि वो कुछ कर सकता है, लेकिन नया उम्मीदवार नहीं है हमारे पास, बहुत बहुत अफसोस के बाद। ठीक है, इसी हवाले से बात करते हैं मुमताज़ साहब से कि मुमताज़ साहब एक ब्रेक की आवाज़ मेरे कान में आ रही है, ब्रेक से वापस आते हैं तो आपसे इसी हवाले से बात करते हैं कि आप क्या समझते हैं कि उम्मीदवार जो है उसको वोट देना चाहिए या फिर पार्टी को वोट देना चाहिए? दो अलग अलग राय हैं। तो दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो मौजू है वोट की अहमियत। और हमारे साथ मेहमानों में तजज़ियाकार सना गौरी मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ रज़ा साहब जो पॉलिटिशियन है, अवामी तहरीक से इनका ताल्लुक़ है, मगर इस वक्त अवामी तहरीक की बात नहीं कर रहे हैं, इस वक्त जनरली हम उनसे बात कर रहे हैं। अच्छा मुमताज़ साहब, आप क्या समझते हैं कि आपको उम्मीदवार पे ट्रस्ट करना चाहिए या एक सियासी पार्टी पे ट्रस्ट करना चाहिए एक वोटर को? फ़हीम भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि आइन जो है, आइन पाकिस्तान मुत्तफ़िका तौर पर पूरे
पाकिस्तान पे लागू है, ठीक है, और पाकिस्तानी सरहदों तक लागू है वो, उसके मुताबिक हमें ये सोचना होगा कि पाकिस्तान के अच्छाई के लिए क्या होना चाहिए, उम्मीदवार या पार्टी। लेकिन मेरा अपनी ज़ाती राय ये है, और मैं समझता हूँ कि पूरे मतलब बाशऊर लोगों की राय भी ये होनी चाहिए कि 62 और 63 के मुताबिक अगर कोई भी आदमी जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, हम अगर उसको वोट देंगे तो ये होगी हमारे ज़मीर की आवाज़। अदरवाइज़ हम उस लाइन में खड़े होंगे, अपने आप को भी लानत और मलामत करते रहेंगे और सामने वाले को कहेंगे, लोग हमें देखें कहेंगे इसको वोट दे रहे हैं जो ये आदमी है, तो वो अपने आप को शर्मिंदा महसूस करेगा कि यार मैं इस आदमी को वोट दूंगा, ये तो 62 और 63 पे उतरता ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ही 2 नंबर आदमी है। उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि इदारों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि इदारे अब भी उन लोगों को इस प्रोसेस से बाहर निकाल दें जो इस पे पूरे नहीं उतरते। और मैं समझता हूँ कि अभी इदारों पे जिम्मेदारी बहुत बड़ी आ गई है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जो है आज तक शऊर की मंजिलों को छू रहा है, शऊर पे नहीं आ चुका लेकिन मंजिलों को छू रहा है ज़रूर, क्योंकि बदलती दुनिया में अब देख रहे हैं लोग कि हालात कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। इस वक्त मुल्क के हालात क्या हैं, बाहर के हालात क्या हैं। इस वक्त आप ये समझ लें कि हमारी पूरी जगराफिया जो है, इधर ईरान है, इस तरफ आपका जो है वो अफ़गानिस्तान है, इस तरफ इंडिया है, और बहुत से ममालिक हैं। पाकिस्तान पे अभी ऐसे बहरान आने वाले हैं कि उसको मतलब उस तरह तनहा करके छोड़ दिया जाएगा। उस सूरत हाल में हमें शऊर करना चाहिए। इस वक्त इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के बंदे भी उतरे हुए हैं यहाँ पर इस इलेक्शन के अंदर, और हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है वो तो अभी मैं समझता हूँ मगर ये जितनी मर्जी बैन अवी एस्टेब्लिशमेंट हो, जो भी हो, बाहर के दबाव हो, मगर अवाम से ताकतवर इस वक्त कुछ भी नहीं है। अगर वो वाकई नहीं है ना, हाँ। मुसीबत तो ये है हमारी। तो ये जो इतना पैसा लगता है इलेक्शंस में, टोटल पाकिस्तान में सर वो अरबों रुपया लग जाता होगा। सर वो पूछना चाहिए उन इदारों को, नहीं तो सर वो चाहिए कि कैंपेन पे कितने पैसे लगा। उससे भी कोई अवाम में शऊर नहीं आता है। मतलब यही तो बदकिस्मती है ना, तो शऊर नहीं है ना। मैं यही कह रहा हूँ कि जब शऊर नहीं हो तो कम से कम जो इदारे जो बाशऊर लोग हैं वो अपना किरदार अदा करें। अच्छा, यानी कि ये बात अगर श्योर है कि शऊर नहीं है और कोई आगे कोई बेहतरी भी नहीं हो रही है, तो फिर मेरा ख्याल डंडे वाली हुकूमत ठीक है ना? नहीं, डंडे वाली हुकूमत की बात मैं नहीं कह रहा। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि उन ये जिम्मेदारी फिर आ जाती है इदारों पर, वो बाशऊर लोगों पर, कि वो उस पर अमल दरामद कराएं। जी जी। ताकि एक शफाफ किस्म का इलेक्शन हो और शफाफ किस्म के नुमाइंदे आए, बाकिरदार नुमाइंदे आए, चोर चकार इस टाइप के लोग ना आए, लूट मार न हो। आगे ये हुकूमत जो है इतना बोझ ले लिया कर्जों का कि दब गई है, और फिर मजीद अगर करप्शन हो तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा ये मुल्क, दिवाली हो जाएगा। अच्छा, एक मुख्तसर बताइएगा, प्रोग्राम के पहले हिस्से का वक्त साहब की तरफ है। आपने जिक्र किया था लोटों का। लोटा किसे कहते हैं? जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चला जाए। जी जी बिल्कुल, ठीक है, ओके फाइन। तो ये जो वोटर्स होते हैं वो भी जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ जाते हैं, मेरा ख्याल है अगर वो बेहतरी की तलाश में, अगर अपनी पॉलिसी, अपनी पार्टी की पॉलिसी से अगर कोई सियासतदान खुश नहीं है और उसने दूसरी पार्टी को अगर ज्वाइन कर लिया है, तो इसमें उस बेचारे को इतने बुरे खिताब देने की क्या जरूरत? नहीं, इसमें देखें हर कोई एक जैसा नहीं होता, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। कुछ ऐसे लोग खिताब सबका एक ही होता है, लेकिन हाँ देखें वो तो एक मजबूरी है, खिताब सबका एक ही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप ये देखें ना कि उन लोगों ने 5 साल पहले हुकूमत में रहे हैं, वो उन्होंने क्या किया बहैसियत उम्मीदवार, वो कौमी असेंबली के मेंबर रहे हैं, उन्होंने क्या किया। यहाँ पे तो लोगों का, आवाम का हाल ये, कल एक स्टूडेंट मेरी मुझे कह रही थी, मैडम 2 वोट होता है ना, एक छोटा एक बड़ा। मतलब आपको ये नहीं पता कि 2 जो पर्चियां होती हैं आपके पास वो किस चीज़ की होती हैं, आपकी आवाम को ये नहीं पता, शऊर नहीं है। बिल्कुल सही, ठीक है, थैंक यू सो मच आप मेहमानों का। दोस्तों एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, फुरकान बॉबी से मगर कुछ हम उनके मीठे बोल सुनते हुए जाएंगे। वोट डालने से पहले ये सोचिए कि आपके पास सिर्फ एक यही ताकत है जमहूरी निज़ाम में, और जिसमें आपने अपने आप को और अपनी आने वाली नस्लों को सिक्योर करना है। आपने ना इंसाफ़ी नहीं करनी है, ना अपनी ज़ात के साथ, ना इस मुल्क के साथ। जी भाई। तेरे वादियां नचाया करके थैया थैया, तेनू वोट न पाया ते तू खबर न लैया, तेनू वोट न पाया ते तू खबर न लैया।
वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। वक्फे से पहले हमने जिस मौजू पे बात की थी वो मौजू था वोट की अहमियत। वोट की अहमियत पे बात करते हुए हमें मुल्क की मसाइल और वो सारी चीज़ें हमारे जहनों में चल रही थी कि हमारे यहाँ हमारे मुल्क में किन किन चीज़ों की कमी है, और ये झूठे वादे सुनते सुनते उम्रें गुज़र गईं, बाल सफ़ेद हो गए लोगों के, ज़िंदगी से जंग हार गए लोग, मगर कुछ बदलाव उस तरह नज़र ना आ सका। आज भी हमारे मुल्क में जो सबसे बड़े मसाइल हैं वो तालीम और सेहत के हैं, और हुकूमत आज भी हमें ये मुयस्सर करने में कासिर है। भाई ये मसाइल कब तक हल होंगे? खैर इन कामों का फ़ैसला आप सब ने करना है, और जो बरसरे इक़्तिदार लोग हैं उन लोगों ने करना है। मगर ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे हम शुक्रिया अदा करते हैं उन लोगों का जिन्होंने कोई रियासती मदद या कोई हुकूमत की तरफ से किसी मदद के बग़ैर, कुछ भी सोचे बग़ैर, सिर्फ़ एक सोच को जहन में रखे हुए कि हमने किसी तरह आवाम की खिदमत करनी है, वो तालीम की तरफ से, तालीम के लिए हो या सेहत के लिए हो, जिन्होंने काम किया हम उन्हें सैल्यूट पेश करते हैं। हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं आज जिनका ताल्लुक़ सेहत से मुतल्लिक़ एक इदारे से जो आवाम की खिदमत कर रहे हैं गुज़श्ता कई दहाइयों से, जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि लोग अल्लाह ताला की दी हुई इस नेमत को, इस दुनिया को, इस खूबसूरती को, दुनिया के इन खूबसूरत रंगों को दोबारा से देख सकें और अल्लाह की कुदरत का शुक्रिया अदा कर सकें। वैसे तो जिस्म के हर हिस्से में और किसी भी एक कायनात के एक ज़र्रे में हमें खुदा की कुदरत महसूस होती है। आँखें एक बहुत बड़ी नेमत हैं। जो लोग आँखों के अमराज में मुब्तला हैं उनके लिए ये इदारा काम कर रहा है। हाशमानी आई हॉस्पिटल्स से हम बिल्कुल वाकिफ़ हैं, कराची में और सिंध में और जहाँ जहाँ ये काम कर रहे हैं। इस हवाले से हम बात करने वाले हैं आज इनसे। हमारे साथ मौजूद हैं एक नौजवान CEO, आवाम की आँखों की सेहत के हवाले से इलाज करने का एक इरादा रखते हुए, मजबूत इरादे रखते हुए, हाशमानी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के CEO हैं अरसलान हाशमानी साहब हमारे साथ हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अरसलान आप? बिल्कुल ठीक, थैंक्स फॉर हैविंग मी। कितने सालों से आँखों के इलाज के लिए काम कर रहे हैं आप लोग? हमारा इदारा तकरीबन 3 डेकेड से काम कर रहा है। तकरीबन 35-36 साल हमें हो गए इस काम में, और इस काम में हमने 2 एंटिटीज़ फॉर्म की हुई हैं। एक बिल्कुल वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से है जो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट्स देती हैं लोगों को, और दूसरी हाशमानी हॉस्पिटल के नाम से है। तो आपको हमेशा ये लगता होगा कि ये जितना भी हम फ्री काम कर रहे हैं, मतलब लोगों के लिए, वो फ्री तो नहीं होता, वो कोई ना कोई पे ही कर रहा होता है उसका। जितना भी काम कर रहे हैं वो हमेशा कम ही लगता होगा आपको? बिल्कुल कम लगता है। यहाँ पे कराची में स्पेशली नीड बहुत ज़्यादा है, और प्रोवाइडर्स, केयर प्रोवाइडर्स जिनको हम कहते हैं, वो बहुत कम हैं। तो नीड बहुत ज़्यादा है और ये बहुत कम है, तो उसकी वजह से यस बिल्कुल कम लगता है। और उसी वजह से अब हमारे कुछ प्लान्स बहुत एग्रेसिव हो गए इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन। तो जैसे आपने पहले गवर्नमेंट की बात की और गवर्नमेंट सपोर्ट की बात की, तो अभी तक हमने सारी चीज़ें हमारे बलबूते पे ही की हैं। और हाल में हमने अब कुछ लोगों को भी इंडक्ट किया है हमारे साथ। कुछ डोनर्स हैं, कुछ वेल विशर्स हैं जो इंडक्ट हुए हैं और हमारे सफ़र में हमारा साथ दे रहे हैं। इसी तरीके से अब हम फिगर आउट कर रहे हैं, चॉक आउट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का सपोर्ट कैसे हासिल किया जाए और गवर्नमेंट को कैसे इंडक्ट किया जाए। गवर्नमेंट वैसे सपोर्ट तो करती हैं कुछ ऐसे इदारे, एक हॉस्पिटल
ऐसा शहर का बड़ा मशहूर हॉस्पिटल था, उन्होंने काम शुरू किया और लोगों के दिल जीते और अपनी ऑनेस्टी दिखाई, और सरकार ने बहुत सारे सरकारी जो हॉस्पिटल थे, जो स्ट्रक्चर थे, वो उनके हवाले कर दिए, ये ले भाई इनको भी चलाएं आप। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है, बट वो सपोर्ट का तरीका आपको आना चाहिए। तो वो पूरा प्रोसेस हम समझ रहे हैं, एप्लीकेशन वगैरह बनाना, तो उसी में अब हम तो कहीं वो जो नुमाइंदे होते हैं उनको भी तो नहीं सपोर्ट करना पड़ता? नहीं, देखें ये तो अब बताने वाली बात नहीं है टीवी पे। ये हमारे लिए एक नया प्रोसेस है, लेट्स जस्ट से दैट। तो अभी हम निटी-ग्रिटीज़ को फिगर आउट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वैसे क्या प्लान्स क्या हैं? कितने पेशेंट्स को अभी आप जो है वो अकोमोडेट करते हैं, और आइंदा सालों में कितनी तादाद जो है ना, कितनी आप रखना चाहते हैं कि इस हद तक हम लोगों को फ्री में अकोमोडेट करें? देखिए, हमारे अभी कराची में 5 अस्पताल हैं, और एक फ़र्स्ट एड सेंटर ओशन मॉल में है, और अभी हमारे प्लान ये हैं कि हमने 2 से 3 और अस्पताल इस साल में खोलने हैं 2018 में, जिसमें से एक हम ठट्टा में खोल रहे हैं, उसकी जगह और सारी चीज़ें ओके हो गई हैं, अब बस इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी करके शुरू करना है। और इसके साथ साथ 2 और हमारे और प्लान्स हैं 2 और अस्पतालों को खोलने का। तो अभी हम ऑन ए डेली बेसिस अगर हम बात करें तो तकरीबन ये 5 अस्पतालों में तकरीबन 2 से 2,500-3,000 मरीज़ों को हम देखते हैं, जिसमें से तकरीबन 1,500-1,600 मरीज़ हम मुफ्त में देख रहे होते हैं। अच्छा, ओके। अच्छा, फ़र्स्ट एड के हवाले से हमने वो तो सुना ही था, और मतलब जगह जगह उसके बॉक्सेस भी पड़े होते हैं जिसमें वो इतनी सी पट्टी होती है जनाब लगाने के लिए, वो 1-2 हंगामी सूरत हाल में मदद हासिल करने के लिए वो होता। तो ये आंखों से मुतल्लिक भी फ़र्स्ट एड का कॉन्सेप्ट ये मैंने पहली दफ़ा सुना है। असल में ये एक मिसकंसेप्शन है हाशमानी हॉस्पिटल के बारे में। हम लोग सिर्फ आँखों का अस्पताल नहीं है, हम आँखों की स्पेशलिटी में बहुत स्पेशलाइज करके आगे निकल गए माशाल्लाह, बट वी आर अ टर्शियरी केयर हॉस्पिटल। तो हमारा जो सदर का हॉस्पिटल है वो तकरीबन 25 से 30 स्पेशलिटीज़ में डील करता है, नॉट जस्ट आइज़। हमारे पास जनरल सर्जरी भी है, गायनेकोलॉजी भी है, पीडियाट्रिक्स भी है, क्रिटिकल केयर भी है, सारी चीज़ें हैं। तो जो फ़र्स्ट एड है वो किसी भी किस्म का मरीज़ अगर हमारे पास आता है हमारे फ़र्स्ट एड सेंटर में, तो उसको वो सारी केयर और जो इमीडिएट केयर जो देनी होती है टू देन बीइंग एबल टू ट्रांसफ़र उसको एक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में वो सारी करवा दी जाती है। तो आई स्पेसिफिक केयर नहीं है वो सिर्फ। ओके, बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताइए कि जैसे जो डॉक्टर्स हैं, जो आपके आई स्पेशलिस्ट हैं, जो आंखों का इलाज करते हैं, सर्जरीज वगैरह करते हैं, जो आपके पैनल पे हैं, तो वो सब कुछ पेड कर रहे होते हैं या वो भी एक चैरिटी के जज्बे के साथ कर रहे होते हैं? देखिए, इसमें मिक्स्ड लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत जज्बे के साथ करती, डॉक्टर्स नॉट जस्ट स्पेसिफिक आई स्पेशलिस्ट, बट काफ़ी डॉक्टर्स ऐसे हैं जो जिनमें जज्बा होता है, कुछ होते हैं जिनमें जज्बा नहीं होता। तो एक मिक्सचर होता है, जिनमें जज्बा नहीं होता उन्हें हमें पे करना पड़ता है, जिनमें जज्बा होता है जाहिर सी बात है उनको भी अपना डे टू डे एक्सपेंसेस जी तो उनको भी हमें पे करना होता है, बट हम कम पे करते हैं उनको। अच्छा अच्छा। तो वो कुछ अपनी उसमें से एग्री होते हैं ना इस बात पे? बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर्स बहुत पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी नेमत है कि डॉक्टर्स इस सेंस में बहुत एथिक माइंडेड हैं, तो वो फॉलो करते हैं इस चीज़ को। बिल्कुल सही सही। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ होती होगी आपको देख के, मतलब एक लिमिट तक ही आप इलाज कर सकते हैं ना, वो जितने भी जो लोगों की मदद होती है कि आपके पास इतने फंड्स मौजूद हैं, इन फंड से ज़्यादा आप नहीं कर सकते जी। तो लोग तो बेचारे फिर भी उनके नंबर्स नहीं आते होंगे या वेटिंग लिस्ट में होंगे, तो वो किस तरह मैनेज करते हैं? लेकिन बिकॉज आइज़ में तो हम माशाल्लाह जैसे कहा था 35-36 ईयर्स हो गए हैं, तो आंखों में तो हम बिल्कुल यही कोशिश करते हैं कि हमारे पास कोई भी पेशेंट हमारे अस्पताल में एंटर हो, रिगार्डलेस ऑफ पेइंग कैपेसिटी, रिगार्डलेस ऑफ बैकग्राउंड, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग एल्स, उसको ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। तो हम मना करना, बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ हम मना करते हैं, तो हम मना तो करते ही नहीं है। फ़ंड हो या ना हो वो हमारा हेडेक है, हमें मैनेज करना है उसको। बट हैविंग सेड दैट, जो दूसरी स्पेशलिटीज़ के बारे में हमने बात की, बिकॉज हम नोन नहीं हैं उन स्पेशलिटीज़ में, उसके लिए फ़ंड हमारे पास बहुत कम है। तो हमारे पास जनरल सर्जरी के, पीट्स के केसेस ऐसे आते हैं, डेली बेसिस पर आते हैं, क्रिटिकल केयर के केसेस आते हैं जिन्हें हमें मना करना पड़ता है फ़ंड्स की ना होने की वजह से। ठीक है, मैं अभी एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहा हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ, तो इस हवाले से बात करते हैं कि किस किस चीज़ का, किस किस मर्ज़ का इलाज वहाँ पे होता है आपके दूसरे अस्पताल में, और
एक्चुअली हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है उसे बेहतर बनाने के लिए, आवाम की खिदमत करने के लिए। एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हमारे साथ हाशमानी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से मौजूद है अरसलान हाशमानी साहब, जो कि CEO हैं। इनसे ज़रा बड़ी मज़ेदार किस्म की गुफ्तगू जारी है। अच्छा अरसलान साहब, अभी वक्फे से पहले बात हो रही थी हमारी कि एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे आप सिर्फ आँखों का इलाज नहीं करते और भी मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे किन मसाइल का सामना होता है? एक अस्पताल है तो मसाइल तो हर किस्म के हमारे पास आते हैं। पेशेंट जब आता है तो कैजुअल्टी या इमरजेंसी डिपार्टमेंट हम उसको कहते हैं, उसमें एंटर होता है। वहाँ से फिर उसके एक्चुअल मसाइल पता चलते हैं। तो फलाही अस्पताल है ये? नहीं, ये एक मिक्सचर है। तो हम जिससे हमने हमारे जो रेट्स रखे हुए हैं वो रेट्स पूरे इलाके के जो रेट्स हैं, और हमारा सदर का इलाका है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अस्पताल हैं, और हमने जो उनके कंपैरिजन में रेट्स उनसे भी कम रखे हुए हैं। तो जो पेशेंट अफोर्ड कर सकता है वो हमें पैसे देता है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता हमारी कोशिश होती है फ्री ऑफ कॉस्ट हम उन्हें सर्जरी करा दें। तो जो दे रहा होता है उनके फंडिंग से हम फिर फंड करते हैं, जो नहीं दे सकते उनको। तो एक मिक्सचर है हमारे पास। अभी तकरीबन 25 to 26 स्पेशलिटीज़ हम वहाँ पे ऑफ़र कर रहे हैं। डिफरेंट आप अगर बॉडी की बात करें तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, जिसमें जनरल सर्जरी आ जाता है। पेट का अगर आपका कोई मसला हुआ, आपका कहीं भी बॉडी में मसला होता है तो जनरल सर्जरी आ जाता है। गायनेकोलॉजी है, बच्चों की सर्विसेज हैं जिसमें पीडियाट्रिक्स आ जाता है, पीड्स मेडिसिन भी है, पीड्स सर्जरी भी है। फिर क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट हमारा है, उस इलाके में सबसे बड़ा क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट हमने हाउस किया हुआ है, इक्विप विद वेंटिलेटर्स, 24 आवर मेडिकल सपोर्ट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो 25-26 स्पेशलिटीज़ अभी हम ऑफ़र कर रहे हैं वहाँ पे। अच्छा। और आहिस्ता आहिस्ता अब हमारी विज़न जो है, गोल जो है, वो हम एस्पायर करते हैं, वो ये करते हैं कि जिन हाइट्स में हम आई को लेके गए हैं, उन्हीं हाइट्स पे हम 1 by 1 एक स्पेशलिटी को हम पकड़ के 1 by 1 उन स्पेशलिटीज़ को लेके जाएं। तो अभी हमारा कोर फोकस है जनरल सर्जरी एंड गायनेकोलॉजी पे। अभी हम फोकस कर रहे हैं कि उन्हीं हाइट्स पे उसको हम लेके जाएं इंशाल्लाह। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, आप आई की बात कर रहे थे तो आंखों के मुतालिक तो आपका मतलब श्रीलंकन आई केयर सोसाइटी के साथ भी शायद मैंने सुना था कि वो आपका कुछ कोलैबोरेशन हुई है। जी जी, इस बारे में बताइए, ये क्या है? श्रीलंका एक बहुत बड़ा डोनर है आँखों का। हाँ। तो और पाकिस्तान में आई की डोनेशंस बहुत कम होती हैं, लेकिन हमारे पास पाकिस्तान में आई के अमराज बहुत ज़्यादा हैं। तो हमने एक मुआहिदा किया है श्रीलंकन आई बैंक सोसाइटी के साथ एंड वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो इसको फ़ंड कर रही है। और वो मुआहिदा ये है कि हमें 200 आई श्रीलंकन आई बैंक सोसाइटी डोनेट करेगी, और हम उन आइस को फिर ट्रांसप्लांट करेंगे इनटू ह्यूमन बींग्स। जो लोग ऐसे हैं जिनकी 90-95%, 100% आई साइट चली गई है 5 साल, 10 साल, 15 साल से, उनकी फिर हम ये ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी करते हैं। एंड बिलीव इट, दे कैन सी राइट आफ्टर द सर्जरी, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता देखने शुरू करते हैं, एंड विद इन 1 वीक उनकी आई साइट पूरी रिस्टोर हो जाती है। तो कुछ ऐसे पेशेंट से मैं मिला हूँ कि आप इमेजिन करें 95% आपकी आई मतलब साइट आपकी चली गई है, यू ब्लाइंड, एंड ओवरनाइट आप आते हैं, सर्जरी होती है एंड यू कैन स्टार्ट सीइंग अगेन। तो जो रिएक्शंस होते हैं उन पेशेंट्स के और जो दुआएं मिलती हैं हमें माशाल्लाह। तो ये तो काफ़ी महंगी सर्जरी होती होगी है? जी जी, ये सबसे महंगी सर्जरी आंखें। ये अगर आप प्राइवेटली कराते हैं तो तकरीबन 2 लाख रुपए की सर्जरी होती है ये। अच्छा। हम इसे फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं अभी। ऑब्वियसली हमें फंडिंग मिल रही है तो हमें तो वो दोनों आंखें लगा के देते हैं उन्हें, या एक ही आंख? हमारी कोशिश होती है कि एक ही आंख हम लगाएं, क्योंकि और उसकी वजह यह है कि जो दोनों आंखों से नहीं देख सकते उनको हमने एक लगा दी तो एटलीस्ट उनकी विजन रिस्टोर हो गई है। ताकि क्योंकि हमारी लिमिट है 200 आई की, तो हम 200 लोगों को बेनिफिट करें, रादर देन अगर 2 आंखें लगेंगे तो 100 लोग बेनिफिट होंगे। हाँ, अच्छा। तो ये मंथली ये बेसिस पे अब बता रहे हैं कि 100 लोग या 200 लोग? नहीं, ये साल के 200 हैं। अच्छा, साल के। दैट्स हाउ एक्सपेंसिव द सर्जरी इज, द ट्रीटमेंट है। जैसे सिर्फ जो कॉर्निया है, वो कॉर्निया इटसेल्फ 40-50 हज़ार का तो सिर्फ कॉर्निया आता है अच्छी क्वालिटी का। हाँ, तो दी सर्जरी इटसेल्फ इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अभी ये पायलट प्रोजेक्ट है, अभी हमने शुरू किया है इसको, तो हमारी उम्मीद है कि जैसे जैसे ये हम करते जाएंगे तो फिर हमें और भी लोग आएंगे जो सपोर्ट करेंगे इसमें
100-200 इस साल का टारगेट है, अगले साल इंशाल्लाह 400-500 का भी टारगेट हो सकता है, गिवन कि सपोर्ट मिले हमें इंशाल्लाह। अच्छा, तो हॉस्पिटल्स हैं आपके कहाँ कहाँ पे हैं, किन किन इलाकों में आप लोगों की मदद कर रहे हैं? वैसे तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा तो नहीं होता होगा कि कराची कोई से बाहर से कोई आया तो आपने कौन सा कोई डोमिसाइल देख के उसका इलाज कर रहे हैं मगर वैसे कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, आवाम जा सकते हैं? देखिए, जो हमारा पहला वाला था, जो हमने जिस तरह से काम हमारा शुरू किया है, वो है नुमाइश पे। पुरानी नुमाइश चौरंगी जो है सदर, वहाँ पे हमारा हॉस्पिटल है, वो टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, प्लस आई का सेटअप भी वहाँ पे है। द सेकंड हॉस्पिटल है जो हमारा, वो ओल्ड कराची एरिया, रनछोड़ लाइन का एरिया है, वहाँ पे एक अस्पताल है। फिर नॉर्थ कराची में एक हमारा अस्पताल है, गुलिस्तान जौहर में है और क्लिफ्टन में है। तो 5 लोकेलिटीज़ में है, और क्लिफ्टन में ओशन मॉल एक मॉल है, उसके अंदर फर्स्ट एड सेंटर है। तो 6 लोकेशंस हैं अभी हमारी। तो कराची से बाहर निकलने का कोई इरादा है या जी बिल्कुल बिल्कुल इरादा है। उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा इंटीरियर सिंध का भी इरादा है। और इंटीरियर सिंध में ठट्टा को हमने पहला हमारा लोकेशन बनाया है। तो ठट्टा को एज अ प्रोटोटाइप हम चला के देखेंगे कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री में क्वालिटी ऑफ केयर जो आप दे रहे हैं, वो सही क्वालिटी देना और सिमिलर क्वालिटी देना अक्रॉस ऑल योर हॉस्पिटल्स, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हमारी कोशिश है कि ठट्टा बीइंग सो फार 2-2-2.5 घंटे दूर है, हम वही क्वालिटी दे सकें जो हम क्लिफ्टन में देते हैं, जो हम नुमाइश पे देते हैं, जो हम नॉर्थ कराची में देते हैं। तो उसको हमें कभी उसका एक मॉडल बना रहे हैं। बिल्कुल सही। अंदरून सिंध से बहुत सारे मरीज़ जो है ना वो आते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर रश जो है वो वहाँ से ही होता है, बहुत लोग आते हैं। कॉल एक ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद बात करते हैं असलान हाशमानी साहब से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हाशमानी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, अरसलान हाशमानी, और सेहत के शोबे के हवाले से और ख़ास तौर पे इस सेहत के शोबे में फलाही काम जो कर रहे हैं ये लोग, इनका पूरा ग्रुप और जितने भी इनके हॉस्पिटल्स, जितने क्लिनिक्स, उस हवाले से बात हो रही है कि किस तरह हम इस फलाही काम को और आवाम के लिए ये सहूलियात ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं और किस तरह हम आवाम की रसाई जो है वो कैसे मुमकिन है, वो इसी हवाले से आज अवेयरनेस का शो है। तो एक कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें हम शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? काशिफ बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। काशिफ साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। मुझे अरसलान साहब से बात करनी है। जी जी, बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये मालूम करना था कि हम लोग हैदराबाद में रेजिडेंट हैं और हमें इलाज के लिए की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी दूर जाता है। तो हैदराबाद सिटी से कोई करीब आपके यहाँ पे ब्रांचेज या कराची में कोई ऐसी ब्रांचेज कहाँ पे वो मौजूद हैं? सेकेंडली, वहाँ पे भी जो ब्रांचेज हैं कराची के अलावा, वहाँ पे मुफ्त सहूलत है या कुछ और? इस हवाले से मुझे आगाही कर दीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वक्फे से पहले हमने बात भी की थी कि जो अंदरून सिंध के रहने वाले जो हमारे दोस्त हैं उनके लिए क्या सहूलियात हैं, तो सवाल भी उसी से रिलेटेड ही आ गया। उनके लिए सहूलियात ये हैं कि हम एवरी वीक हम तकरीबन 6 से 7 मेडिकल कैंप्स करते हैं, नॉट जस्ट इन कराची बट अक्रॉस सिंध। सो दैट्स मंथली अगर आप देख लें तो तकरीबन 25 से 30 कैंप्स, हम मेडिकल कैंप्स कर रहे होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें सारी जो ट्रीटमेंट्स होती हैं, नॉट जस्ट आइज़, उसमें लेबॉर्ट्री की भी ट्रीटमेंट्स होती हैं, उसमें डॉक्टर्स भी होते हैं और वो सारी ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो हम जो इनका जो सवाल था हैदराबाद वाला, उसके लिए ये है कि हम जो मेडिकल कैंप्स लगाते हैं हम हैदराबाद में भी लगाते हैं। तो स्टे ट्यून्ड कि हम हैदराबाद में नेक्स्ट टाइम कब आएंगे। बट इन टर्म्स ऑफ अ हॉस्पिटल जहाँ पे आपको आना हो, तो जो सबसे करीब आपको पड़ेगा वो पड़ेगा एक तो नॉर्थ कराची में, और दूसरा ठट्टा के अंदर हम एवरी 15 डेज़ अब फ़िलहाल अभी कैंप्स लगा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उसका डेवलप हो रहा है। हमारी उम्मीद है कि इंशाल्लाह 1-1.5 महीने में ठट्टा का अस्पताल भी शुरू हो जाएगा। तो नॉर्थ कराची या ठट्टा जो भी आपको सबसे करीब पड़ता है वहाँ जा सकते हैं। अच्छा, ठट्टा का जो आप बता रहे हैं वो अपने कैंप्स का, तो वो उसकी कोई डेट वगैरह या कोई वेन्यू, कोई जगह अगर आप
उस गाइड कर सकें तो उसमें काफ़ी सहूलत हो सकती है हमारे नाज़रीन। हमारी वेबसाइट के ऊपर डेट्स अपडेट होती रहती हैं, लेकिन बिकॉज़ हम इतने ज़्यादा कैंप्स कर रहे हैं, 7 से 8 कैंप्स ऑन वीकली बेसिस हम कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हमें रिक्वेस्ट आती रहती हैं, काफ़ी इदारे हैं, काफ़ी लोग हैं, काफ़ी जगह हैं जो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ पर आके कीजिए। काफ़ी लोगों की सपोर्ट भी इसमें मिलती है, तो जहाँ से हमें रिक्वेस्ट मिलती जाती है हम उसको लाइन अप करके वहाँ करते रहते हैं। तो हमारी जो फाउंडेशन की वेबसाइट है वहाँ पे अपडेटेड होते हैं हमारे कैंप्स की लिस्ट, तो वहाँ पे नाज़रीन जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि अगला कैंप हमारा कहाँ होगा। ठीक है, तो वो वेबसाइट क्या है आपकी? हमारी वेबसाइट है hashmanisfoundation.org। hashmanisfoundation.org जी। तो इस पर सारी अपडेट्स होती हैं कि कहाँ पे आप जा रहे हैं, बिल्कुल। कहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, बलूचिस्तान की तरफ कभी कैंप लगाए हैं आपने? बलूचिस्तान की तरफ हमने काफ़ी कैंप्स लगाए हैं माजी में, और अभी हाल ही में हमें कुछ इदारे हैं वहाँ पे, इंक्लूडिंग द पाकिस्तान आर्मी, जिन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया था कि वहाँ पे हम कैंप्स लगाएं। तो अभी हमने इन द पास्ट रीसेंट पास्ट 1-1.5 साल में हमने कोई कैंप नहीं लगाए वहाँ पे, लेकिन माजी में हमने काफ़ी सर्विसेज और कैंप्स वहाँ पे दिए हैं। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि हमें रिसोर्सेज की थोड़ी सी गैप है यहाँ पे, जिसकी वजह से हम अगर चाहें तो भी हम बलूचिस्तान में या उन इलाकों में कुछ मुश्किलात होती हैं, जिसकी वजह से हम सिक्योरिटी भी है और रिसोर्सेज भी हैं। हमें टैलेंटेड, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल मैनेजर्स की ज़रूरत होती है, हमें टैलेंटेड डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है, तो उन लोकेलिटी से लोकल्स को ढूंढना जो ये काम कर सकें, शायद बिकॉज हम वहाँ पे लोकेटेड नहीं है इसलिए थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंजिंग होती हैं ये चीज़ें। तो इसीलिए जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि हम ठट्टा को हमारा एक मॉडल बना रहे हैं। ठट्टा अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद हमारा प्लान है अंदरून सिंध डिफरेंट एरियाज़ में, और उसके बाद फिर डिफरेंट प्रोविंसेस में इंशाल्लाह। अच्छा, अंदरून सिंध के कुछ डॉक्टर, मैं एक पिछले दिनों एक डॉक्टर साहब के पास गया, वो इलाज करते हैं, एक बड़ी ख़तरनाक एक मर्ज़ है, उसका इलाज करते हैं वो। तो उनके पास 2 ख़वातीन आई सिंध से, तो एक ख़ातून वो उनके पास आया करती थी वीकली, उसने आना होता था, अपने साथ वो एक और ख़ातून को लेके आई, तो वो भी उसी ख़तरनाक मर्ज़ में मुब्तला थी। तो इन्होंने देखा, रिपोर्ट्स देखी, उन्होंने कहा ये तो बड़ा उसे दुख हुआ, उन्होंने ख़त्म करें सब कुछ दवाइयाँ, ये टेस्ट करवाएं। वो लिख के दिया, उन्होंने टेस्ट करवा के लाना, अगली दफ़ा होगी, और साथ उन्होंने हाथ से पैसे दिए, ये टेस्ट के पैसे हैं और ये तुम्हारे आने और दोबारा आने और ये जाने के पैसे हैं। तो मैं हैरान, मैं सिर्फ देखता रहेगा कि क्या कोई डॉक्टर ऐसा भी कर सकता है। हमने सिर्फ मतलब हमारे जहन में तो कुछ और ही एक इमेज था कि मतलब मैक्सिमम किसी का इलाज मुफ्त कर देना, मतलब उसकी सर्जरी फ्री हो जाएगी, या उसको मतलब जो कंसल्ट करता है उसके पैसे नहीं लिए जाएंगे। तो ये तो इस तरह माशाल्लाह जो किया जा रहा था, तो मुझे बड़ा एक हौसला हुआ, मुझे एक एतमाद है वो दोबारा से बहाल हुआ कि यस कुछ है, हो रहा है, कुछ लोगों की खिदमत की जा रही। तो आप लोग जो है वो सिर्फ आंखों के हवाले से इलाज करते हैं, या ऑपरेशन वगैरह होता है, या उसकी अद्वियात का और जितने लेबॉर्ट्री का जो काम है, रिपोर्ट्स वगैरह और टेस्ट वगैरह, इनका भी आप ख्याल रखते हैं? हमारे यहाँ पे कुछ प्री ऑपरेटिव सर्जरी से पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं, और ये टेस्ट बहुत लाजमी होते हैं क्योंकि ये डिटरमिन करता है कि आपकी ज़रूरत है या नहीं, सर्जरी की ज़रूरत है और किस नौयत की सर्जरी अच्छा। करनी है आपको। लेंस लगाना है तो कौन सा लगाना है, एंगल क्या होगा, कौन से नंबर का होगा, एट्सेट्रा। तो ये टेस्ट हम फ्री ऑफ कॉस्ट करके देते हैं। फिर इसके साथ साथ ड्यूरिंग सर्जरी ओटी के अंदर कुछ मेडिसिन की ज़रूरत होती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम करके देते हैं। सर्जरी से पहले लैब टेस्ट जैसा आपने जिक्र किया, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं हमारे यहाँ पे। और सर्जरी के बाद जब पेशेंट घर जाता है तो 1-2 दिन की 3-4 दिन की उनको मेडिसिन की भी ज़रूरत होती है, तो हम उनको 1 हफ़्ते की मेडिसिन के पूरा बैग बना के वो भी हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। तो ये पूरा हमारा एक पैकेज होता है जिसमें पेशेंट को कुछ भी आउट ऑफ पॉकेट स्पेंड नहीं करना, वो सारी मेडिसिन, सारी डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट, सारी लेबॉर्ट्री, सारी सर्जरी, एवरीथिंग इज़ कवर्ड फॉर हिम। ग्रेट। और इसी के साथ साथ एक और
हमने गवर्नमेंट की पहले बात की थी, तो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसको स्टेट हेल्थ के नाम से ये लोग कह रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते ट्रीटमेंट, उनका एक क्राइटेरिया है, एक थ्रेशोल्ड है, उनको इंश्योरेंस कार्ड्स प्रोवाइड कर रही है। तो उसी स्कीम के तहत अच्छा, एंड बाय द वे हाशमानीज़ हॉस्पिटल इज़ वन ऑफ द ओनली नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो उनके पैनल पे है जो ये सर्विसेज दे रही हैं। तो उस स्कीम के तहत जो अंदरून सिंध से या दूसरे इलाकों से जो पेशेंट्स आते हैं उनको वहाँ से आने का किराया और घर जाने का वापस किराया, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स जो हमने डिस्कस किया, वो किराया भी उसमें शामिल होता है। तो सरकार की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस हो रही है? जी जी बिल्कुल हो रही है। सानू पता ही नहीं बॉबी भाई। ये ठीक है, इसके बारे में भी ज़रा रिसर्च करते हैं हम लोग। एक ब्रेक की तरफ नहीं, बल्कि कॉलर हमारे साथ होल्ड पे, जल्दी से ना कॉलर को ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? सर मैं पाकपतन से बात कर रहा हूँ, खुरम। तो सवाल ये हमारा, अस्सलाम वालेकुम। जी 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 वालेकुम सलाम। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए और जल्दी से सवाल कर लीजिए। हाँ जी, सवाल ये है कि पाकपतन से बात कर रहा हूँ, तो ये मसाइल आंखों के ना हमारे इलाके में बहुत ज्यादा हैं। तो मैं ये बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि आप ना ये काम कर रहे हैं। तो इधर कैंप वगैरह नहीं लगा सकते पाकपतन में? ये बहुत ज्यादा इधर मसाइल है ये इधर पाकपतन में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। हम अभी एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं ना तो इनसे पूछते हैं कि पाकपतन शरीफ में आप कैंप क्यों नहीं लगाते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हाशमानी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि हाशमानी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स किस तरह आवाम की खिदमत के लिए फलाही तौर पे आवाम के इलाज में कोशां है और कहाँ कहाँ इनके कैंप्स और हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, कैसे हम आवाम की मदद कर सकते हैं या उन्हें एक आसानी पैदा कर सकते हैं कि आप कैसे जाएं और इलाज करवाएं, क्या क्या सहूलियात वहाँ मौजूद है। इसी हवाले से बात हो रही है। वक्फे से पहले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद थे जिन्होंने पंजाब से कॉल किया था, खुरम, पाकपतन शरीफ से। पाकपतन शरीफ दो वजह से मशहूर है। एक तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ एक ऐसा शहर का नाम है जिसमें 15 नुक्ते आते हैं। पता है, ठीक है। और नंबर दो, सबसे बड़ी बात जो बल्कि नंबर एक वो ये है कि ये हज़रत बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की वजह से एक बड़ी जानी पहचानी जगह है और लोग बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ वहाँ जाते हैं उनकी दरगाह पे, और डेफिनेटली सब ही जानते हैं। तो इनका कहना ये है कि वहाँ पे आप कैंप्स लगाएं, या क्यों नहीं लगाते आप वहाँ पे कैंप्स? क्योंकि लोगों को बड़ी ज़रूरत है और यहाँ आंखों से मुतल्लिक बड़े मसाइल हैं लोगों के। बिल्कुल, हमारे माजी में हमने 2 हस्पताल इस्टेब्लिश किए हैं लैक्सन मेडिकल ट्रस्ट के साथ मिल के, उनकी ताउन के साथ, और अब वही हस्पताल वो लोग चला रहे हैं। एक हस्पताल KPK में है और एक हस्पताल पंजाब में है, स्पेसिफ़िकली स्वाबी में और साहिवाल में। अगेन हम वापस वहीं आ जाते हैं कि रिसोर्सेज की थोड़ी सी कमी है, जिसकी वजह से हम अपने आप को थोड़ा सा कहते हैं कि वी डोंट वांट टू स्प्रेड आवरसेल्व्स टू थिन। तो हम ये पहले रिसोर्सेज को डेवलप करना चाहते हैं, उनकी डेवलपमेंट हो जाए, उसके बाद फिर हम डिफरेंट एरियाज़ में और जाके ये चीज़ें करेंगे। तो जैसे बात हुई, क्या मतलब आपको थोड़ी फाइनेंशियली कमी है, डोनेशंस की, फंड्स की, या वैसे टीम की कमी है, या मतलब किस किस्म के रिसोर्स? देखिए, रिसोर्सेज 2 किस्म के होते हैं। फाइनेंशियल्स की जब आप बात करते हैं एक फलाही इदारे से, तो पैसे की हर फलाही इदारे को ज़रूरत है डेफिनेटली, और मनी इज़ नेवर इनफ। तो हमें जो नीड है फाइनेंशियली, हमें जो नीड है, हमें इक्विपमेंट्स की नीड है, हमें नीड है कि हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा डेवलप करना है उसकी नीड है, और हमें नीड है जो ट्रीटमेंट्स, ऑनगोइंग ट्रीटमेंट्स हो रही हैं, सर्जरीज हो रही हैं, उनको स्पॉन्सर करने की नीड है।
अच्छा, इसके साथ साथ जो दूसरी रिसोर्सेज की बात आती है वो बात आती है जो ह्यूमन कैपिटल है, जो लोग हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इन परफॉर्मिंग द सर्जरीज, जो लोग हैं जो हेल्प करते हैं इन सर्जन्स को जो सर्जरीज कर रहे हैं, उनको डेवलप करने की नीड है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक कॉलर हमारे साथ हैं, जल्दी से इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? सर शाहजेब बात कर रहा हूँ कराची से। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहेंगे दोस्त? सर एक क्वेश्चन था मेरा असलान साहब से। वो ये था कि मैं अपनी फील्ड जो है वो मेडिकल में आना चाह रहा हूँ, मैं अपनी फील्ड चेंज करना चाह रहा हूँ, मेडिकल की तरफ आना चाह रहा हूँ। तो मुझे कुछ कंफर्म करना था कि इनके हॉस्पिटल में या इनकी कोई फर्म में कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन है जहाँ से हम ये अपनी इसको फील्ड को, मेडिकल की फील्ड को ग्रो कर सकें, या ये रिकमेंड कर दें कोई दूसरी ऐसी इंस्टीट्यूशन जहाँ से हम ये इस चीज़ को, करियर को अपने बना सकें। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया शाहजेब भाई। कोई आपके इरादे हैं ऐसे प्लान्स? जी जी बिल्कुल प्लान्स हैं। अच्छा, ये मेडिकल फील्ड में इन्होंने सवाल किया। अब ये डिपेंड करता है कि ये मेडिकल फील्ड में आना चाह रहे हैं या ये ख़ुद डॉक्टर हैं। अगर ये ख़ुद डॉक्टरी में आना चाह रहे हैं तो इनको हम रेकमेंड ये करेंगे कि इलेक्टिव्स करें, शेडोइंग अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल करें और फिगर आउट करें कि ये फील्ड इनके लिए राइट है कि नहीं है। लेकिन जो स्पेसिफिक इनका सवाल था, हमारा अभी प्लान है कि हम इंशाल्लाह एक इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ्थोमोलॉजी बनाएंगे। ऑफ्थोमोलॉजी आँखों का शोबा होता है जिसमें हम सर्जन्स की ट्रेनिंग तो अभी हम कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ सर्जन को जो हेल्प कराते हैं, जो ओटी के अंदर जो लोग खड़े होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, जो डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट हमारे होते हैं उनको चलाते हैं, जो लोग ओपीटी कराते हैं, जो लोग फिजिशियंस को असिस्ट कराते हैं, इन सब की ट्रेनिंग करवा के इनको तैयार करना। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच अरसलान हाशमानी साहब, आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू। और अगर आप चाहते हैं कि आप इनके इस नेक काम, मतलब ये जो काम कर रहे हैं फलाही काम में, इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकें, कोई आप सपोर्ट कर सकें डोनेशंस के हवाले से गरीब आवाम की खिदमत करने के लिए, तो ये स्क्रीन पे उनके ये सारे बैंक अकाउंट्स और उनकी सारी डिटेल्स और वो वेबसाइट, वो सब कुछ जो है मौजूद है। सिर्फ एक कोशिश से आप भी इस काम का हिस्सा बन सकते हैं। फुरकान बॉबी साहब, कुछ आप अपने चंद खूबसूरत से मीठे बोल तैयार करें। हम आपकी आवाज़ के साथ अपने दोस्तों से इजाज़त चाहते हैं। दोस्तों, फ़हीम अब्बास, फुरकान बॉबी और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेखणे दा चा तैनू मुख पर तावी ना नेड़े नेड़े वस ढोला, दूर दूर जावी ना अखियां रहन दे, अखियां दे कोल को चन पर देसिया, बोल पावे ना वो अखियां नू रहन दे, अखियां दे कोल को